दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमने आजादी के बाद से हमेशा भारत को कई टुकड़ों में देखा है। सामाजिक तौर पर बटे हुए भारत को, आर्थिक तौर पर बटे हुए भारत को और राजनीति के लिए टूल के तौर पर काम करते वोट बैंक के जरिए बटे हुए भारत को। इसलिए समूचा भारत कभी निकलकर हमारे सामने आया ही नहीं। न नीतियों के तौर पर आया, न बजट के तौर पर आया, न प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में आया, न मौजूदा वक्त में नीति आयोग की रिपोर्ट में आता है। न रिजर्व बैंक इस बात का जिक्र कर पाता है, न पार्लियामेंट इस बात का जिक्र कर पाती है। लेकिन पहली बार आजादी के बाद भारत के सामने जो परिस्थितियां हैं वो भारत का एक ऐसा सच है जो बहुत सारे सवाल अतीत को लेकर खड़ा कर सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में पहले आपको जानना होगा कि दरअसल इस देश का सच क्या है, इस देश के सच की जमीन कितनी मजबूत है या वहां की परिस्थितियां क्या है। क्योंकि हमें बार बार जो दिखाया जाता रहा वो वाकई भारत को कई हिस्सों में बांट कर दिखाया गया। कभी कॉरपोरेट के चश्मे से देखा, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट के चश्मे से देखा, कभी मीडिया के चश्मे से देखा, कभी आरबीआई की नीतियों के चश्मे से देखा गया, कभी पार्लियामेंट में पहुंचे हुए पॉलिटिशियंस अपने अपने तरीके से जाति समुदाय के आधार पर भारत को बांट कर दिखाते रहे। लेकिन पहली बार भारत उस न्यूनतम परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है जिन न्यूनतम परिस्थितियों से संघर्ष का जिक्र विभाजन के वक्त हुआ था, 1947 में हुआ था। तो हमें लगता है कि आज शायद एक अहम मौका इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपने तौर पर जिन बातों को रखा है वो बता रहा है कि देश की इकोनॉमी धराशायी हो चली है, जीडीपी -6 तक जा सकता है। इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर एक सहमति है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी चल नहीं पा रही है। इस देश के भीतर में सीएमआई का डाटा बतलाता है कि भारत में कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी है। और इन तमाम परिस्थितियों को अगर जोड़ दीजिएगा तो बीते 60-70 बरस की जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी और जिस तरीके से डेवलपमेंट शब्द था, दरअसल मौजूदा वक्त में वो गायब हो गया है। इसीलिए हमें लगता है कि आज आपको उस भारत से परिचय करा दें और इस भारत के भीतर झांकने की हिम्मत इस आधार पे कीजिएगा कि कितनी बड़ी तादाद में वह भारत मौजूदा वक्त से पहले भी था, लेकिन हम देखते नहीं थे। और मौजूदा वक्त ने तो वो सारे के सारे खोल उघाड़ कर रख दिए हैं, जिसके बाद वो नंगी आंखों से अब आप देख सकते हैं। इस बात का हम जिक्र करें उससे पहले समझने की कोशिश कीजिए। भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर हर सरकार ने 5 रुपए में, जिसे कहते हैं सस्ते में, भोजन कराने की व्यवस्था कराई। इन 16 राज्यों के भीतर अलग अलग योजना के जरिए, जैसे एक वक्त महाराष्ट्र में झुनकर भाकर केंद्र था, उड़ीसा में वहां पर क्रिएट किया गया आहार भोजन, तमिलनाडु में कहा गया अम्मा कैंटीन, आंध्र प्रदेश में वो अन्ना कैंटीन हो गया, तेलंगाना में एक अलग नाम से हो गया, झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना आ गई, मध्य प्रदेश में दीनदयाल खिचड़ी वो सामने आ गई। यानी कितनी बड़ी तादाद में भारत के सरकारों ने माना अलग अलग राज्यों में कि भारत के भीतर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वहां पर लोग बाजार से सामान खरीद के अपना पेट भर सके। तो 5-5 रुपए में भोजन कराने की व्यवस्था 16 राज्यों में ऑफिशियली की गई और 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ जिलों में किया गया। लेकिन इन सब को जब मिलाइएगा तो तकरीबन इस देश में 7 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे ही कैंटीन से 5-5 रुपए में भोजन करते थे। हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं, इतनी बड़ी तादाद में लोग 5 रुपए में भोजन मिल रहा था, कैंटीन से खाना मिल रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया। इसके ठीक समानांतर में जब आप चलिएगा तो आपके जहन में अगला सवाल आएगा, जो देश भर के तकरीबन 12 करोड़ बच्चे हैं जो मिड डे मील पर रहते हैं। मिड डे मील पर 12 करोड़ बच्चे और ये लगभग 7 करोड़ 20 लाख, यानी लगभग 19 करोड़ हो गए। इसके बाद आइए जिनको राशन कार्ड से मिलता है अनाज, 2 किलो चावल या 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल या 3 किलो गेहूं, 5 किलो अनाज मिलता है, 1 किलो मोटा अनाज मिलता है और यह राशन से 2 और 3 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। मोटा अनाज 1 रुपए किलो मिलता है। 23 करोड़ है, यानी लगभग 43 करोड़ यही हो गए। और इस 43 करोड़ के पैरेलल में उन 8 करोड़ का जिक्र कर लीजिए, उन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों का जो कि इनके पास राशन कार्ड नहीं था, जिसका जिक्र इस बार किया गया और बताया गया कि उनके लिए भी हम अनाज की व्यवस्था कर रहे हैं। 3,500 करोड़ रुपए उनके लिए निकाले गए कि 2 महीने तक हम उनको 5-5 केजी अनाज बांटेंगे।
और 1 किलो दाल भी दे देंगे चलिए। यानी उसको भी अगर इसमें जोड़ दीजिएगा तो इस 43 करोड़ के समानांतर 51 करोड़ हो गए। यानी इस देश के भीतर की लगभग पूरी जनसंख्या समा गई जो कि न्यूनतम पर जी रही थी। और इस न्यूनतम का खर्चा कितना है, और उस खर्चे को उठाने के लिए मौजूदा वक्त ही नहीं, क्या भारत की कोई सरकार संभव नहीं हो पाया जो कि उनके लिए भोजन दे पाए, पेट भर पाए। यानी एक तरफ ऐसी परिस्थिति थी क्या, क्योंकि इसके पैरेलल और समानांतर की स्थिति तो डराने वाली है। बैंकों का एनपीए जो है 10 लाख करोड़ हो गया, जो कि साल बीतते बीतते माना जा रहा है कि 19 से 20 लाख करोड़ हो जाएगा। इसमें तो ये पूरा का पूरा बजट समा जाएगा और कई साल तक हम इस देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को खिला सकते थे सिर्फ एनपीए की रकम से ही। ये अलग अलग खांचे हैं लेकिन सभी तो एक देश का हिस्सा है ना। अब देखिए, और इसी के समानांतर एक चीज और जहन में रखिए, जो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है वो मनरेगा है। उस मनरेगा में लगभग 26 करोड़ मजदूर हैं। यानी हमने अभी तक कोई इंडस्ट्री की बात नहीं की, किसी कॉरपोरेट की बात नहीं की, किसी ऐसे फुटकर व्यापारी का जिक्र नहीं किया, इस देश के किसी भी बिजनेस सेक्टर का जिक्र नहीं किया, और उस हिस्से का जिक्र किया जिसमें इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी समा जाती है जिसका पेट भरा जाए। और उसका बजट क्या है? बजट देखिए, जो बजट जो 16 राज्य हैं जिसके जरिए इस बात का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं कि लगभग 7 करोड़ 20 लाख लोगों को कराते हैं, वो सब्सिडाइज रेट पर जो देते हैं तो उनके ऊपर जो पूरा का पूरा बोझ पड़ता है वह भी 1 लाख करोड़ भी नहीं है, वो 70-80 हजार करोड़ के हिस्से में आकर सिमट जाता है साल भर का भोजन। उसके बाद आइए मिड डे मील। मिड डे मील का बजट जो है वो 12,000 करोड़ का है साल भर का। राशन कार्ड जो 23 करोड़ लोगों को मिलता है ना, और जो सब्सिडी में वहां पर अनाज सरकार देती है, सरकार को उसके लिए बोझ उठाना पड़ता है 1,40,000 करोड़। और जो मनरेगा के तहत सरकार बजट दे रही है, इस बार 1 लाख करोड़ का किया है, अगर उसको भी पूरा जोड़ दीजिए और मान लीजिए कि सभी को मिल भी जाएगा, तो भी इन सब को मिलाने के बाद आप 4 लाख करोड़ को भी पार नहीं कर पाएंगे। यानी 4 लाख करोड़ भी ये नहीं होते हैं इस देश को कई 2-3 साल तक आप खिला सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने इस दौर में जनता से पैसा नहीं वसूला। जब तक जीएसटी नहीं आया था उससे पहले इस देश में सेस लिया जाता था, और सेस के जरिए पहले 3 बरस में मोदी गवर्नमेंट ने जो कमाई की वह 4 लाख करोड़ से ज्यादा की है। अब आप बोलेंगे सेस तो खर्चा किया गया होगा। जी नहीं, सेस का जो खर्चा किया गया वह भी 2.25 लाख करोड़ ही खर्च किया गया। उसमें भी 2.25 लाख करोड़ रुपए बचा लिए गए। वो अलग अलग प्रचार सरकार के अपने हिस्से में चीजें आ जाती है, उसका उपयोग उस रूप में नहीं किया जाता है। अगर इस स्थिति में भारत है, और इसके ठीक समानांतर अब चलिए, जिसका जिक्र आज रिजर्व बैंक ने किया और जो स्थिति निकल कर आ रही है इंडस्ट्री एसोसिएशन के जरिए कि भारत की क्या स्थिति होने वाली है, और इस ओरिजिनल भारत यानी मूलभूत भारत जो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को रहता है और वहां की स्थितियों को देखते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर एक तरफ उनका भारत है, दूसरी तरफ तो क्राइसिस आ गया है। और क्राइसिस ऐसा है कि उसके बारे में हमको लगता है शुरुआत हम बेरोजगारी से ही कर देते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर, इंटरनेट सेक्टर, ऑटो डीलरशिप सेक्टर, रेस्तरां सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सेक्टर, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर, स्टील सेक्टर, टेलीकॉम सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सबको मिला दीजिएगा तो तकरीबन 21 करोड़ 57 लाख लोग इसमें काम कर रहे थे। उनमें से लगभग 7 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है इस वक्त में, मौजूदा वक्त में। यानी लगभग 33% नौकरी अगर चली गई तो उसके बाद अब नई परिस्थिति उनके सामने क्या बनेगी। कल तक वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, मुख्य धारा से जुड़े हुए थे, उनको जितने पैसे मिल रहे थे उसके लिए उनको राशन कार्ड की जरूरत नहीं थी, मनरेगा में नहीं जाना था, मिड डे मील में नहीं जाना था, 5 रुपए का भोजन नहीं लेना था, उनकी स्थिति कमोवेश अच्छी थी। अब ये क्राइसिस आया। अगर आप सेक्टर वाइज जानना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, ऑटो सेक्टर में तकरीबन 50 लाख लोग काम कर रहे थे, उसमें से 20 से 30 लाख लोगों की नौकरी गई। इंटरनेट में 4 लाख लोग काम कर रहे थे, 80,000 की नौकरी गई। रियल एस्टेट में 7 करोड़ लोग काम कर रहे थे, लगभग 1.5 करोड़ की नौकरी गई। एजुकेशन सेक्टर में 1 करोड़ 80 लाख लोग काम कर रहे थे, 36 से 45 लाख लोगों की नौकरी गई। यह सोर्स जो है ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का है, जिसने एक एस्टीमेट लगाया है तमाम फर्म्स और कंपनीज के जरिए कितना मैन पावर वहां काम कर रहा है और क्या मुश्किल आ रही है।
इसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट भी नहीं बचा है। जहां पे 60 लाख लोग काम करते हैं उसमें 6 से 7.5 लाख लोग की नौकरी चली गई। स्टील सेक्टर में 20 लाख लोग काम करते हैं, 2 से 2.5 लाख की नौकरी चली गई। एक सबसे बड़ा सेक्टर एक लिहाज से रिटेल होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर में होता है। रिटेल सेक्टर, उसमें लगभग 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए थे, लगभग 60 लाख की नौकरी जा चुकी है उस रिटेल सेक्टर में भी। मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम सर्विस में लगभग 20 लाख थे, उसमें भी लगभग 70,000 की नौकरी जा चुकी है। आप कहेंगे नौकरी कुछ मिल भी तो रही होगी, यकीनन मिल रही है। आईटी सेक्टर में लगभग 60,000 नौकरी निकल कर आएगी इस साल, 43 लाख लोग वहां काम कर रहे हैं। जो एजुकेशन टेक का मामला है उसमें लगभग 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो अब ऑनलाइन पढ़ाना और सारी चीज होती है, उसमें 5 लाख रोजगार और पैदा हो सकता है। और जो फाइनेंस और बैंकिंग की स्थिति है वहां पर भी तकरीबन 1.5 लाख नौकरियां और पैदा हो सकती हैं, क्योंकि 45 लाख अभी काम कर रहे हैं। लेकिन उसके समानांतर जितनी बड़ी तादाद में नौकरी गई, एक स्थिति है। दूसरी स्थिति आरबीआई जो बतलाती है, आरबीआई ने बहुत साफ तौर पर इसकी जानकारी दी कि किस संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, और इस संकट के सामने हमारे सामने इसलिए उपाय नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन जो होता है 83% तक कम हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग 79% कम हो गया है, कोर इंडस्ट्री आउटपुट जो होता है ये लगभग 6.7% नीचे आ गया है। इसका मतलब यह है कि अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो क्या मार्केट में डिमांड होगी? लोगों के पास पैसा नहीं है तो डिमांड कहां से होगी? डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमी घूमेगी कैसे? इकोनॉमी नहीं घूमेगी तो रोजगार कहां मिलेगा? यह पहले लाइन का संकट है, यह संकट गहराने वाला है। इसके बाद दूसरी स्थिति है, तो क्या यह माना जाए कि एक एग्रीकल्चर यूनिट है जिसके जरिए चीजें डेवलप हो सकती है? अब दूसरा सवाल यह है कि किसानों की फसल तक खरीद पाने की स्थिति में राज्य नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट है। जितनी बड़ी तादाद में फसल हुई है, बम्पर फसल हुई है, किसानों ने अपना काम कर दिया, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। तीसरी स्थिति जो निकल कर आती है आरबीआई के जरिए, उसमें वो 3-4 बातों का उसने जिक्र किया है। उसने क्या कहा है? देखिए किस तरीके से इकोनॉमी, या तो एक लिहाज से आप कहिए कि मानसिक तौर पर दिवालियापन है आरबीआई के भीतर में, या इस देश की इकोनॉमी को नहीं समझकर उसको जिस रूप में चलाया जा रहा है वो समझ ही नहीं है। क्योंकि रिजर्व बैंक कहता है कि आपको ईएमआई अगस्त तक नहीं चुकाना है, लेकिन चुकाना है बाद में। पैसा इस दौर में नहीं आएगा, पैसा बाद में कैसे आएगा कोई नहीं जानता है। वर्किंग कैपिटल लोन पर ब्याज नहीं वसूले जाएंगे। वर्किंग कैपिटल लोन अगर ब्याज नहीं भी वसूल रहे हैं तो भी वो वर्किंग कैपिटल काम कैसे करेगा चीजें, इसका कोई उपाय नहीं है। रेपो रेट जो बैंक को जो सस्ता कर्ज आरबीआई से मिलता है उसको और कम कर दिया गया है, 4% कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि पैसा कहां से लिया जाएगा? रिजर्व बैंक से बैंक पैसा लेकर क्या करेंगे? और बैंक जो रिजर्व बैंक में पैसा डालते हैं उसके लिए जो इंटरेस्ट होता था उसको भी कम कर दिया गया। लेकिन स्थिति क्या है कि बैंक क्या किसी को लोन देने की स्थिति में है? एनपीए जितनी बड़ी तादाद में बढ़ते चला जा रहा है, और एक एनालिसिस आया कि लगभग दुगना हो जाएगा, तो यानी 10 लाख करोड़ है तो ये 20 लाख करोड़ हो जाएगा। तो बैंक की बैलेंस शीट तो यूं ही चली गई, वो तो गायब हो जाएगी, कहीं की नहीं बचेगी। और इकोनॉमिक मॉडल हमारे सामने जो उभर कर आ रहा है उसमें किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी चालू हो जाए ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। और जब मार्केट की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो लोग करेंगे क्या? इसको आसान शब्दों में इस तरीके से भी समझिए कि कोई भी बिजनेस अब लॉकडाउन के बाद जब खुलेगा तो उसके बाद वो देखेगा, अपनी बैलेंस शीट देखेगा, कहां पर क्या काम करना ये देखेगा। जैसे दक्षिण भारत में जब कंपनी खुली तो वहां केमिकल रिस्क गया, उसने अभी देखा भी नहीं था, कंपनी शुरू कहीं कहीं लीकेज था, चीजें डाउन हो गई। तो बिजनेसमैन भी अपने तौर पर देखेगा, कॉर्पोरेट भी अपने तौर पर देखेगा, तो वो फटाफट तो होगा नहीं, लेकिन वक्त 3 महीने का आपने दिया है, आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है नहीं। इसीलिए खुले तौर पर कहा जा रहा है कि अब हमारी जीडीपी माइनस में चली जाएगी और इसका हर जगह असर पड़ेगा। कल तक जो बैरोमीटर शेयर मार्केट था, अब वो बैरोमीटर नहीं बच पा रहा है। इस देश को संभालने वाला एग्रीकल्चर जो है उसके लिए कोई प्लानिंग आपके पास ठोस नहीं है, आप चीजों को जोड़ नहीं पा रहे हैं अभी भी। अगर ये सारी चीजें धराशायी होती चली जा रही है, इस देश का एक दूसरा सच हमें लगता है कहीं ज़्यादा डराने वाला है। इसको जरा सुनिए, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जो यूएनडीपी जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए हर बरस निकाला जाता है कि मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। आपको जानकर हैरत होगी, हम कुछ देशों का नाम लेते हैं, उन देशों को आप भारत से तुलना मत कीजिएगा, लेकिन उसके बाद हम बताएंगे हमने नाम क्यों लिया। नमीबिया,
आप भारत से नमीबिया जाना चाहेंगे? ग्वाटेमाला, कांगो, मलावाई जो है दुनिया के सबसे निचले जो साउथ अफ्रीकी देश है उसमें नंबर 5 पे आता है मलावाई, वो है। जिम्बाब्वे, हम इनका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, मध्य प्रदेश की स्थिति नमीबिया वाली है, राजस्थान की स्थिति ग्वाटेमाला वाली है, उत्तर प्रदेश की स्थिति कांगो वाली है, छत्तीसगढ़ की स्थिति जिम्बाब्वे वाली है, बिहार की स्थिति मलावाई वाली है, और इस देश के भीतर जो सबसे कम गरीब राज्य है वो केरल होता है, और केरल की स्थिति जॉर्डन वाली है। यानी भारत के अलग अलग राज्यों में देखिए किस तरीके से स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राजस्थान सरकार ने कहा कि हमने जिन बच्चों को कोटा से उत्तर प्रदेश भेजा है, उत्तर प्रदेश सरकार 39 लाख रुपया हमको दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा 19 लाख तो दे दिया था हमने पेट्रोल डीजल का। कितनी छोटी स्थिति में देश आ गया है, संकट किस इकोनॉमी का है और कोई विजन नहीं है, अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है पता ही नहीं है। अब यह भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जिस बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री पहुंचे पश्चिम बंगाल और उन्होंने कहा 1000 करोड़ रुपया वहां पर देंगे, ये रकम सुनने में आपको पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर में 1000 करोड़ रुपए इस देश के सांसद, विधायक, राज्यपालों के खर्चे पर निकल जाता है। 1 साल का खर्चा जो यूं ही निकल जाता है, वो भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन एक समझने की बात है कि इन सब के बीच हम लोग जिस इकोनॉमी को अभी तक जी रहे थे उसमें हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया था कि हम मानकर चलते थे खूब पैसा है हमारे पास। और खूब पैसे की स्थिति क्या है, जैसे बैंकों के भीतर जब झांकिएगा तो बैंकों से जो लोग कर्ज लेते हैं उनसे कर्ज वसूली भी करनी चाहिए। हमारी स्थिति यह है कर्ज वसूली की, अगर साल भर देखना चाहते हैं आप, 2014-15 में बैंक ने लोन दिया, जो कर्ज वसूली की, लोन तो ज्यादा दिया था, जो कर्ज वसूली की वो सिर्फ 4561 करोड़ का, और सरकार ने जो कर्ज माफी कर दी वो लगभग 39,000 करोड़ का। अगले साल 15-16 में 8,096 करोड़ रुपए कर्ज वसूली बैंक कर पाए और सरकार ने माफ कर दिया 57,000 करोड़। 16-17 में आइएगा तो 8,680 करोड़ रुपए बैंक वसूल पाए जो कर्ज दिया गया था, और दूसरी तरफ 81,000 करोड़ रुपए राइटन ऑफ कर दिए, हटा दिया उसको कि ठीक है आप नहीं कर्ज देना चाहते, हम बैलेंस शीट से उसको हटा रहे हैं, बाद में देखेंगे। इलेक्शन से पहले 2018 में 7,106 करोड़ बैंकों ने कर्ज लेने वालों से वसूले, कितनी रकम है, लेकिन दूसरी तरफ 84,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। यानी आप देखते चले जाइए कि लगभग 6 बरस में 6 लाख करोड़ से ज्यादा माफ कर दिए गए, और वसूली जो हो रही थी उसके भीतर जब घुसिएगा तो वो 55,000 करोड़ से ज्यादा वसूली नहीं हो पाई। ये कौन सी इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी के आसरे अभी तक तो आप जी रहे थे। अब ना तो नौकरी है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ना सर्विस सेक्टर में, ना इंडस्ट्री सेक्टर में, और जब वो चीजें कोलैप्स कर गई है तब आप हिंदुस्तान के बेसिक एस्पेक्ट को समझना चाहते हो तो लड़ाई 2 जून की रोटी पर आकर टिक गई है। और इस देश के भीतर में अगर 2 जून की रोटी के जुगाड़ की स्थिति में भी सरकार ये सोचना ना शुरू कर दे कि कम से कम सबका पेट तो भर दें, जो हालत मजदूरों की बना दी गई, जो आने वाले वक्त में मिडिल क्लास की भी होने वाली है, क्योंकि अभी भी उसको वो सपने रिजर्व बैंक दिखलाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी दिखलाती है, उसके तौर तरीके दिखलाते हैं, क्योंकि उनके तौर तरीकों में कोई रईसी कम नहीं हुई है। सरकार की रईसी कहीं भी किसी भी रूप में कम नहीं हुई है। जबकि दूसरी तरफ स्थिति यह है, जैसे गेहूं की खरीद अभी हो रही है, गेहूं की खरीद की स्थिति क्या है सोचिए, सिर्फ 313 लाख मिलियन टन सिर्फ गेहूं की खरीद हुई है। यानी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यही वो राज्य हैं जहां से गेहूं आप खरीद सके, और आप कहीं से खरीद ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं, बिहार सरकार ने सिर्फ 0.03 लाख मीट्रिक टन खरीदा है। इसका मतलब है वो 3,000 में आ गया। 3,000 मीट्रिक टन आप सिर्फ किसानों से खरीद पाए। उत्तराखंड सिर्फ 28,000 मीट्रिक टन खरीद पाया। हिमाचल प्रदेश सिर्फ 3,000 मीट्रिक टन खरीद पाया। गुजरात सिर्फ 15,000 मीट्रिक टन खरीद पाया। छत्तीसगढ़ सिर्फ 11,000, चंडीगढ़ सिर्फ 11,000 मीट्रिक टन खरीद पाया। पंजाब में सबसे ज्यादा सरकार ने खरीदा है, 1,24,000 मीट्रिक टन लगभग खरीदा है। हरियाणा में लगभग 68,000 मीट्रिक टन खरीदा है। तो अलग अलग जगहों पर मीट्रिक टन लिया गया है, लेकिन वह रेशियो पुराने रेशियो की तुलना में इतना कम है। और इतना ही नहीं,
ये स्थिति कमोवेश हर बरस रही है। सरकार किसानों के अनाज को भी नहीं ले पाती और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वह भी नहीं दे पाती है। और कमोवेश हमने अध्ययन किया 2010 से लेकर 2020 तक की स्थिति में आइएगा तो हर साल 100 रुपए या 90 रुपए बढ़ते हैं प्रति क्विंटल, यानी 100 किलो में किसानों को सिर्फ 100 रुपए लाभ एक साल में होता है। यह स्थिति इस देश के भीतर की है। अगर आप इसको और समझना चाहते हैं तो सोचिए कि अगर 1100 रुपए था 2010 में तो 2020 में आकर हम 1900 रुपए पहुंचे, लेकिन आज भी जो किसान बेच रहा है वो 1500, 1600, 1700 इतने में प्रति क्विंटल गेहूं बेच रहा है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। और ये स्थिति अगर आ गई है, उत्तर प्रदेश से लिया गया है सिर्फ 17,000 मीट्रिक टन, राजस्थान से लिया गया है 8,000 मीट्रिक टन। ये सरकारों की स्थिति है जिनके जरिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा और पैसा ये कहां से लाएंगे, और पैसा अगर नहीं होगा तो फिर चीजें चलेंगी कैसे। और अगर इस स्थिति में आ गई है तो बेसिक जो हमारा सच था, हिंदुस्तान का जो सच था, उसके भीतर हमको लगता है कि लगातार जिन बातों का जिक्र सरकारें करती हैं उसको अगर और आसानी से समझना चाहें तो राशन कार्ड पूरे देश में एक राशन कार्ड चलेगा, इसका ऐलान हो गया, लेकिन इसकी शुरुआत कल से काम करने की होगी और जो अगले साल मार्च में शुरू होगा, जो कि देश के किसी भी हिस्से में एक राशन कार्ड से आप निकल। मौजूदा स्थिति क्या है इतने सालों में जो हम लोग डिजिटल इंडिया और तमाम नारों के बीच खोते चले गए? सिर्फ 4 राज्य ऐसे हैं, यानी 8 राज्य ऐसे हैं जो 4 राज्यों में ट्रांसफर करते हैं, यानी आंध्र प्रदेश का मजदूर तेलंगाना में भी राशन कार्ड से ले सकता है, तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में ले सकता है, गुजरात का महाराष्ट्र में ले सकता है, महाराष्ट्र का गुजरात में ले सकता है, हरियाणा का राजस्थान में ले सकता है, राजस्थान का हरियाणा में ले सकता है अपने राशन कार्ड के जरिए मजदूर जो है, कर्नाटक का केरल में, केरल का कर्नाटक, और कोई राज्य नहीं। और जितनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये 6 राज्यों के जितनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर हैं, इनकी संख्या ही 10 करोड़ के पार हो जाती है। तो इनके लिए स्थिति नहीं है, तो वो स्थिति कब बनेगी, कैसे बनेगी, यह भी एक चीज है। और ये सारी चीजें इसलिए डराती है क्योंकि किसी भी तरीके की कोई फिक्र नहीं है। और ये फिक्र नहीं होने का जिक्र जब हम करते हैं तो हमने एक आंकड़ा निकाला कि इस देश में जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं उन पे खर्च कितना होता है हर दिन का। जो सांसद, विधायक, मंत्री वगैरह है ना, उन पे खर्चा 3 करोड़ 33 लाख रुपए का प्रतिदिन का है खर्चा। इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं है। राज्यपालों का खर्चा 30 लाख का प्रतिदिन का अलग है। और अगर इन सब को मिलाना शुरू कीजिएगा तो इस देश के लगभग 4,500 MLA, इन पे सालाना खर्चा 750 करोड़ रुपए का कर देती है जनता के पैसे से। जो 790 MPs हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिला दीजिए तो 255 करोड़ रुपए इन पे खर्च हो जाते हैं। और जो राज्य और केंद्र शासित राज्य है यानी राज्यपाल और उपराज्यपाल है, इन पे 180 करोड़ खर्च हो जाते हैं। सब मिला दीजिएगा तो 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हर साल जनता कर देती है इन पर। क्या काम करते हैं ये लोग, कैसे काम करते हैं, किस रूप में करते हैं? और जो स्थिति इतनी विकट है कि हम लोग से 2014, 15, 15, 16, 16, 17 जीएसटी के आने से पहले जो प्राइमरी एंड एजुकेशन सेस लिया गया वह भी 20,000 करोड़ का था। यानी 20,000 करोड़ का मतलब है कि 2 साल तक मिड डे मील का पैसा दिया जा सकता था, लेकिन यह खर्च कहां हुआ कोई नहीं जानता है। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए लगभग 10,000 करोड़ का सेस लिया गया। यह अलग अलग सेस है। इतना ही नहीं, नेशनल क्लाइमेटी कॉन्टीजेंस ड्यूटी जो ली गई, यह भी हिंदुस्तान के लोगों से ही लगभग 6,000 करोड़ रुपए लिए गए। और अब जब तूफान आया तो 1,000 करोड़ रुपए दिए और कहा गया बाद में एनालिसिस करेंगे, और यह प्रधानमंत्री राहत कोष से दिया जा रहा है। लेकिन इतना पैसा जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा, स्तर दर स्तर चीजें चलती चली जाएंगी, तो आपको यह हैरत होगी कि इस देश को चलाने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद कितनी होगी। लगभग 4,500 MLAs हैं, 790 MPs हैं, राज्यपाल और इन सबको जोड़ दीजिएगा 5,000। इन पे जो पूरा खर्चा आ जाता है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो जाता है। अब आप क्या करोगे? तो ये स्थिति इस देश के भीतर की है। और इस देश का आखिरी सच ये है कि जरा सोचिए, प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं इस देश के गांवों को गोद ले लो। सांसदों में होड़ लग जाती है, गोद ले लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नए नए बने थे तो लगभग 700 से ज्यादा सांसद गोद ले लेते हैं।
यानी 780 सांसदों में से 700 से ज़्यादा सांसद पहले साल गोद ले लेते हैं, दूसरे साल घट के वो 450 हो जाता है, तीसरे साल घट के वो 180 हो जाता है, चौथे साल घट के वो 92 हो जाता है, और पांचवें साल कोई गोद ही नहीं लेता। और 2020 ने तो जो स्थिति ला दी है उसमें गोद क्या लेंगे, इनके पास इन्हीं की स्थिति बिगड़ गई है कि इन्हें ही जनता गोद में लिए चल रही है, और उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा ये स्थिति भी आ रही है इस देश के भीतर की। तो ये एक देश का सच है जो समझना जरूरी है, और इस समझने की परिस्थिति में ये जानकारी जरूरी है कि इस देश के भीतर कभी भी एक समूचे भारत को देखने की दृष्टि कोई राजनीतिक दल की किसी की भी सत्ता हो, उसने कभी इस देश के सामने इन परिस्थितियों को रखा ही नहीं। उसने हमेशा इस देश के उन 20-22 करोड़ कंज्यूमर को देखा जो कि प्रोडक्ट खरीद सकते थे, नौकरी करते थे, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रहते थे, सरकार को टैक्स देते थे, सरकार रईसी के साथ रहती थी। उस टैक्स को नहीं देखा जो जनता सामान खरीदती थी, उसमें भी टैक्स जाता था। जीएसटी आजकल वहीं से निकलता है। आप पेंसिल से लेकर कुछ भी खरीदें, बिस्कुट खरीदें या कुछ भी खाने पीने का सामान, कपड़ा, कुछ भी आप खरीदते हैं, सब में आप टैक्स देते हैं। वो सारा टैक्स का पैसा उसी सरकार के पास जाता है, लेकिन उसको दिशा में कभी नहीं देखा जाता है। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति थी कि भारत के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को ध्यान नहीं देके जो पैसे वाले लोग थे उनकी तरफ ध्यान दिया गया। और पहली बार संकट जब पूरे उस ढांचे पर आया है जिस ढांचे में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आ गया है, तो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ देखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। साथ नहीं खड़े हैं, हम एरियल व्यू देख रहे हैं, हम हवाई दौरा करके आसमान से अभी भी नीचे देखना चाहते हैं। आपकी ये त्रासदी है, आपकी मौत हो गई 2 लाख रुपए, आप घायल हो गए 50,000 रुपए, आपका घर टूट गया 1 लाख। इस तरीके से स्थिति बांटी जाती है और इस स्थिति में देश को लाकर खड़ा किया जाता है। ये बेहद दुखद परिस्थितियों के साथ भारत के सामने, लेकिन अच्छी बात है सच अब सामने उभर कर आ गया है, जिसमें अब जनता को ही तय करना है, इस देश के नागरिकों को ही चीजें तय करनी है कि अब इस देश की सियासत की दिशा क्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।